नमस्कार दोस्तों। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे भारत पर कई सालों तक शासन किया और हमारे लोगों पर काफी अत्याचार भी किए। यूं तो अंग्रेज भारत में व्यापार करने के मकसद से ही आए थे, पर जब उन्होंने देखा कि भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चंद पैसों के लिए अपनी मातृभूमि से भी गद्दारी करने को तैयार है, तब उनके अंदर बहुत बड़ा स्वार्थ जगा और वो स्वार्थ था सत्ता का। सत्ता पाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों के बीच में आपसी फूट डालना शुरू कर दिया और बाद में उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां भी बनाई जिसके कारण भारत कंगाल हो गया और अंग्रेज भारत पर शासन करने में कामयाब रहे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वो नीतियां थी जिसके कारण भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया। तो दोस्तों, ये जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कदम रखा तो उन्होंने धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने यहाँ के शासकों की कमजोरियां और आपसी वैमनस्य को भांप लिया। उन्हें समझ आ गया कि यहाँ के लोगों में भी फूट डाली जा सकती है। और फिर क्या था, उन्होंने अपनी कूटनीति शुरू कर दी, जिसमें पहली नीति थी रैयतवारी प्रथा यानी भू राजस्व प्रथा। दोस्तों, सन 2001 में आई लगान फिल्म तो आपने देखी होगी। इसमें दिखाया गया है कि कैसे अंग्रेजों ने भारत पर करों का बोझ लाद दिया था। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अगर भारत को आर्थिक रूप से कंगाल बनाना है तो सबसे पहले उनकी कृषि व्यवस्था पर हमला करना होगा। क्योंकि उस समय भारत पूरी तरह से कृषि के ऊपर ही निर्भर करता था। इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले रैयतवारी प्रथा लागू की। यह व्यवस्था मद्रास के गवर्नर थॉमस मनरो द्वारा ईस्वी सन 1820 में शुरू की गई और इसे मद्रास, बॉम्बे और असम के कुछ हिस्सों में लागू किया गया। इस प्रथा के तहत जमींदारों के स्थान पर किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। अंग्रेज सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य जमींदारों के वर्ग को समाप्त करना था, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूली गई धनराशि जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी। इससे सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती थी। अतः आय बढ़ाने के लिए ही अंग्रेजों ने यह व्यवस्था लागू की, ताकि वे बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि को सीधे अपने पास ले सके। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अन्य दोष भी थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान का भूमि पर स्वामित्व तभी तक रहता था जब तक वह सरकार को निर्धारित समय पर लगान चुकाता रहता। यदि वह लगान नहीं दे पाता तो उस भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। अधिकांश क्षेत्रों में लगान की दरें इतनी अधिक थी कि प्राकृतिक विपदाओं या आर्थिक संकट के समय किसान लगान नहीं चुका पाते थे। परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी जमीन गंवानी पड़ती थी। किसानों को लगान वसूलने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के अत्याचार सहन करने पड़ते थे। मनमानी वसूली और भ्रष्टाचार के कारण किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो जाती थी। जब किसान लगान नहीं चुका पाते थे तो अंग्रेज सरकार उनकी जमीन पर कब्जा कर लेती थी। इस प्रकार भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अंग्रेजों ने कृषि भूमि पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। किसान खेती तो करते थे, लेकिन उनकी आधी से अधिक उपज का मूल्य लगान के रूप में अंग्रेजों के हाथ में चला जाता था। इसलिए भारतीय किसानों की आर्थिक दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और अंग्रेजों की आय में वृद्धि होती रही। अंग्रेजों के भारत आने का मूल उद्देश्य व्यापार करना था। भारत उस समय गृह उद्योग, कपड़ा उद्योग, रेशम एवं कपास का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र था। उसी दौरान ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, जिसके कारण अंग्रेजों को अपने कारखानों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता थी। अंग्रेजों ने इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाया। सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल जहाजों द्वारा ब्रिटेन भेजा। वहां उन्होंने इस कच्चे माल को अपनी फैक्ट्रियों में तैयार माल में बदला और ब्रिटेन को तैयार उत्पादों का बाजार बना दिया। फिर उन्होंने इन तैयार मालों को भारत सहित पूरे विश्व में बेचना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में अंग्रेजों ने भारत में स्वदेशी वस्तुओं की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण भारत का हस्तशिल्प, गृह उद्योग, कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग आदि नष्ट होने की कगार पर पहुंच गए। लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। उस समय अंग्रेजों को सस्ते मानव श्रम की भी आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने इन कारीगरों को मजदूर बना दिया और उनका शोषण किया। इस शोषणकारी नीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ब्रिटिश सरकार ने भारत को केवल कच्चे माल का स्रोत और ब्रिटेन को तैयार मालों का बाजार बना दिया। भारतीय उद्योग, विशेषकर कपड़ा उद्योग पूरी तरह नष्ट हो गए। इसके अलावा भारत से धन का बड़े पैमाने पर निर्यात हुआ।
जिससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। यह नीति भारत को आर्थिक रूप से पिछड़ा बनाने वाली साबित हुई और देश को गहरे संकट में धकेल दिया। आज कुछ लोगों का मानना है कि यदि अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति में बदलाव नहीं किया होता तो शायद भारत आज इतना विकसित नहीं हो पाता। वहीं कुछ लोग यह मानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया, जिसके कारण हमारा युवा वर्ग अपनी संस्कृति को भूलकर पश्चिमी संस्कृति को अधिक महत्व देने लगा। दरअसल अंग्रेजों के आने से पहले भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, जो प्राचीन काल से चली आ रही थी। इस पद्धति में बच्चों को गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, जहां न केवल विद्या बल्कि संस्कार, नैतिक मूल्य और व्यावहारिक ज्ञान भी सिखाया जाता था। लेकिन अंग्रेजों को यह शिक्षा प्रणाली स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि वे चाहते थे कि भारत का युवा ऐसा हो जो उनके आदेशों का पालन करे और उनके काम आ सके। इन्हीं उद्देश्यों के साथ अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली यानी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को लागू किया, जिसकी शुरुआत लॉर्ड मैकॉले ने 1834 में की थी। इस शिक्षा प्रणाली का एकमात्र लक्ष्य था क्लर्क पैदा करना, नौकर पैदा करना। दरअसल अंग्रेजों को अपनी शासन व्यवस्था और सेना में बड़ी संख्या में अधिकारियों व सिपाहियों की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने अपने स्वार्थ के अनुसार यह शिक्षा प्रणाली लागू की। अब सवाल यह उठता है, क्या इससे हमें फायदा हुआ है या नुकसान? सतही तौर पर देखें तो लग सकता है कि इसने भारत को आधुनिक शिक्षा दी, लेकिन इसके पीछे छिपे नुकसान को भी समझना जरूरी है। गुरुकुलों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार, नैतिकता और देशभक्ति की भावना भी सिखाई जाती थी। पाश्चात्य शिक्षा ने इसे समाप्त कर दिया। इस शिक्षा प्रणाली के कारण भारतीय युवाओं में पश्चिमी संस्कृति का प्रवेश हुआ, जिससे वे धीरे धीरे अपनी मूल पहचान से दूर होते गए। अंग्रेजों ने इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारतीय युवाओं के मन से देश प्रेम की भावना को कमजोर किया। कई पढ़े लिखे भारतीय थोड़े से पैसे के लिए अंग्रेजों की नौकरी करने लगे और अपने ही देशवासियों पर अत्याचार करने से नहीं हिचकिचाए। अंग्रेजों की इस शिक्षा नीति ने न तो केवल गुरुकुल प्रणाली को नष्ट किया, बल्कि आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था, जो आज के पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और बांग्लादेश से मिलकर बना था। वहाँ क्रांतिकारी प्रवृत्तियां जोरों शोरों से बढ़ रही थी, जो अंग्रेजों के लिए खतरा पैदा कर रही थी। इसी चेतना को खत्म करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटने का फैसला किया। भारतीय समझ चुके थे कि यह अंग्रेजों की बांटो और राज करो वादी नीति है, लिहाजा इस फैसले का देश भर में विरोध होने लगा। दरअसल बंगाल का पूर्वी हिस्सा मुस्लिम बहुल था, जबकि पश्चिमी हिस्से में हिंदुओं की आबादी अधिक थी। कर्जन ने मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल को असम के साथ मिलाकर एक अलग प्रांत बना दिया, जिसका मुख्यालय ढाका बनाया गया। दूसरी ओर बंगाल के शेष हिस्से को पश्चिम बंगाल का नाम दिया गया। अंग्रेजों का मकसद दोनों प्रांतों में अलग अलग धर्मों को बहुसंख्यक बनाकर विभाजन की नीति को बढ़ावा देना था। इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। पूरे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखकर इस फैसले का विरोध किया, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। बंगाल विभाजन से भारतीय इतने आहत हुए कि 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। हिंदुओं और मुसलमानों ने एकता दिखाने के लिए एक दूसरे को राखी बांधी, लेकिन इतने व्यापक विरोध के बावजूद लॉर्ड कर्जन पर कोई असर नहीं हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। दोस्तों, सिर्फ बंगाल का विभाजन ही नहीं, अंग्रेज जब से भारत आए तब से ही भारतीयों को जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर बांटने की रणनीति बनाते रहे। इसमें वे काफी हद तक सफल भी हुए, जिसका परिणाम भारत को कई सालों तक झेलना पड़ा। अंग्रेज अपनी कूटनीति और रणनीति के तहत भारत जैसे विशाल देश में अपना साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब हो गए। एक और जहां दुनिया औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी, वहीं भारत में बेरोजगारी, बेकारी और गरीबी बढ़ रही थी, जिसका मुख्य कारण अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां थी। अंग्रेजों ने भारत के औद्योगिक विकास को रोका और ब्रिटेन के उद्योगों को प्राथमिकता दी। उन्होंने भारतीय शिल्पकला और लघु उद्योगों को नष्ट कर दिया। भारत में चल रहे छोटे बड़े कारखाने, जिन्हें भारतीय व्यापारी संचालित कर रहे थे, उन पर अंग्रेजों ने भारी टैक्स लगाकर या अन्य तरीकों से प्रतिबंध लगा दिया। कई उद्योगों को उनके अधीन करने के लिए मजबूर किया गया। इसके कारण भारत में उद्योग धीरे धीरे ठप होने लगे।
भारत को विकास में जो छलांग लगानी चाहिए थी वह नहीं लग पाई। दोस्तों, ब्रिटिश शासन की ये नीतियां भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को कमजोर करने वाली साबित हुई। इन नीतियों के कारण भारत को लंबे समय तक गरीबी, असमानता और पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भी इन नीतियों के प्रभाव को दूर करने में काफ़ी समय लगा। आज हमें इतिहास से सीख लेते हुए अपने देश को मजबूत और स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।